गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल है? ओके। तो लास्ट क्लास का अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। परसेंटेज का बेसिक मैंने जो बताया था, मीनिंग, यूज और रेशियो कैसे निकाली जाती है, उसमें कोई डाउट वगैरह है तो वो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। बाकी देखो बच्चे, जो आप कह रहे हो ना कि असाइनमेंट्स वगैरह की, जो मैंने आपको रेशियो का कहा था ना कि जो और असाइनमेंट दूंगा वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगी क्लास के अंदर ही। अगर आप टाइम टेबल देखोगे तो उसमें टेस्ट वगैरह लिखे होंगे, तो वहां पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। ठीक है। बाकी हर एक चैप्टर की आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जिसमें 70 to 80 क्वेश्चंस होंगे। और परसेंटेज की असाइनमेंट जो है वो आपको आज क्लास के बाद मिलेगी। जो परसेंटेज वाली असाइनमेंट है वो आज आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है। व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा और उसके बाद पोर्टल पे भी इसी लेक्चर के साथ अटैच हो जाएगी वो। एक मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक सभी आ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी, बोलो अंशुल। हाँ जी अंशुल, कहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। हाँ जी, तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था। ठीक है। परसेंटेज का हमने देखा था, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग डिस्कस किया था आपके साथ मैंने कि परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100 या फिर आउट ऑफ एवरी 100। ठीक है। फिर हमने देखा था यूज कि जो परसेंटेज है वो भी क्या करता है, कंपैरिजन करवाएगा, लेकिन अब की बार कंपैरिजन होगा पर 100। ठीक है। 100 के साथ कंपैरिजन होगा अब की बार। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि परसेंटेज को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो परसेंटेज को सोल्व करने के 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। एक था a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, एक था a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, और एक था a इज व्हाट परसेंट लेस देन b। ठीक है। तो ये 3 तरीके मैंने बताए थे। आवाज, आप ऐसा करो, एयरफोन्स वगैरह लगा लो। ठीक है मंजोत, मैं काफी जोर से ही बोल रहा हूँ ऑलरेडी। सबको क्लियर आ रही है वॉइस? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, लाउड आ रही है, क्लियर आ रही है वॉइस? मंजोत आप एयरफोन लगा लो प्लीज, है ना। ओके। तो चलिए, तो ये 3 चीजें हमने सीख ली थी। आज की क्लास में हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा, एक तो परसेंटेज इंक्रीज को सीखना, परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, और एक आएगा हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज।
क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस करेंगे हम, और साथ में इनको भी देखेंगे कि बेसिक इनका क्या होता है, ठीक है। तो जब तक सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपने कोई डाउट नहीं पूछना है। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसका कंसेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो जो क्वेश्चन एंड आंसर वाला एक आपको ऑप्शन मिलता है इसमें, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन रेज कर लेना, जहां पे Q&A लिखा हुआ है ना वहां पे लिखना, लेकिन वहां पे सिर्फ वही लिखना अगर डाउट हो, तो फालतू कोई मैसेज नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है। जेन्युइन डाउट पूछना उसमें बस। तो चलिए, पहली टाइप है हमारे पास परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो देखो, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना किसी चीज का, ठीक है। किसी चीज में किसी चीज को बढ़ाना, इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीज करना। डिक्रीज का मतलब किसी चीज का कम होना, ठीक है। डिक्रीज कुछ इस तरीके से। तो परसेंट इंक्रीज का मतलब होता है कि पर 100 इंक्रीज, कि 100 पे जो इंक्रीज होगा। और डिक्रीज का मतलब क्या होगा, परसेंट डिक्रीज का, कि 100 के ऊपर कुछ वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो, ठीक है। परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो 100 पे ही होगा कुछ इंक्रीज और 100 पे ही होगा कुछ डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई वैल्यू 20% इंक्रीज होती है, कोई वैल्यू क्या होती है, 20% इंक्रीज होती है, तो आप क्या कहोगे कि जहां बात परसेंटेज की होती है तो परसेंट क्या होता है, पर 100। तो आप कैसे बोल के चलोगे कि 20% इंक्रीज कैसे हुआ होगा, कि अगर कोई वैल्यू पहले 100 है तो अब कितनी होगी, होगी 120, ठीक है। अगर कोई वैल्यू पहले 100 थी तो अब कितनी होगी, होगी 120। 100 पे इंक्रीज करना है, यानी कि अगर कोई इनिशियली वैल्यू आप 100 मानते हो, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 का इंक्रीज हो रहा है पर 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, पर 100। 20 का इंक्रीज हो रहा है जी पर 100, तो 100 पे अगर 20 का इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल वैल्यू क्या रही होगी हमारे पास जी, 120। फाइनल वैल्यू क्या रही होगी, 120, ठीक है। सिंपल परसेंटेज में सिखा रहा हूं कैसे हम इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई वैल्यू 30% इंक्रीज हो रही है, तो 30% इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज पहले 100 थी तो अब वो कितनी हो जाएगी, 130, ठीक है। कोई चीज अगर पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी जी, 130। समझ रहे हो बात को। किसी चीज को अगर पहले आप 100 मानते हो तो 30% इंक्रीज के बाद वो कितनी हो जाती है, 130। सिमिलरली अगर 40% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 से, 140। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज पता चल गई होगी कि भाई परसेंट का मतलब होता है पर 100, मतलब 100 पे इंक्रीज होगी वैल्यूज। जब भी परसेंट लिखा होगा तो वो वैल्यू कहां से इंक्रीज होती है, 100 से। तो 100 होगी इनिशियल वैल्यू, और जितनी परसेंटेज इंक्रीज करनी है उतना 100 में ऐड करके फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो जी, यहां पे हमें एक बेसिक चीज का पता चला कि जो इनिशियल वैल्यू होती है, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हमेशा क्या मानते हैं, हम 100 मानते हैं, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको हमेशा क्या माना जाता है जी, 100 माना जाता है, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि 100 किसको माना जाता है, हमेशा ही जिसके साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में सीखा था कि नहीं, यूज में मैंने आपको बताया था कि यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, और जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसको क्या मानेंगे, हम 100 मानेंगे, ठीक है ना। और यही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 किसको माना हुआ है, इनिशियल वैल्यू को, ठीक है। यानी कि जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, जब भी हम किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो कंपैरिजन किसके साथ होगा, उसका प्रीवियस वैल्यू के साथ या फिर इनिशियल वैल्यू के साथ, ठीक है। जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होता है जी, ठीक है। कंपैरिजन किसके साथ होता है, हमेशा ही इनिशियल वैल्यू के साथ। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। अब देखो हर्षवर्धन फिर कह रहे हैं कि सर ऑडियो नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑडियो आप अकेले की प्रॉब्लम है या सबकी प्रॉब्लम है, ऑडियो आ रही है या नहीं, मुझे एक बार प्लीज फिर से कंफर्म कर दो। तो बेटा जिनकी नहीं आ रही है, ठीक है, जिसको ऑडियो नहीं आ रही है प्लीज अपना मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी आप देख रहे हो वो उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है।
या फिर हो सकता है कि आपने कहीं म्यूट वगैरह ना करा हो, मुझे कहीं म्यूट वगैरह ना करा हो, वो अनम्यूट कर लेना, ठीक है। वो तो देखो जब मैं थोड़ा बहुत हिलूंगा ना तो माइक की पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होती है, जैसे मेरा फेस कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है वॉइस में, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी वॉइस, ठीक है। सबसे कम वॉइस भी आपके लिए ऑडिबल रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। तो चलिए अब इस पे हम फोकस नहीं करते, अब अगले 15 मिनट में आपकी चैट नहीं पढ़ने वाला हूँ, तो करना भी मत, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मुझे, अब इसको समझना थोड़ा सा, मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ अब, कि जो इनिशियल वैल्यू होती है हमेशा उसी के साथ क्या होता है, कंपैरिजन होता है, इसीलिए उसको क्या माना जाता है, 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू है वो हमारी बेस वैल्यू रहेगी, क्योंकि बेस को ही तो हम क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको फिर से लिखेंगे। तो अगर मैं इनिशियल वैल्यू को बेस मान लूं, मतलब अगर मैं इसको 100 मान रहा हूं, ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई चीज को मैंने 20% इंक्रीज करना है, समझना बात को, किसी चीज को मैंने 20% इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज होने के बाद अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ वो वैल्यू कितनी रही होगी, इंक्रीज होने के बाद आपसे पूछे कि बताओ वो वैल्यू कितनी रही होगी, तो आप क्या बोलोगे कि भाई कोई भी इनिशियल वैल्यू जो होती है वो बेस होता है, यानी कि वो स्टार्टिंग में कितनी होती है जी, 100%, ठीक है। कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में स्टार्टिंग में कितनी रही होगी, 100% रही होगी, और उसको अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो वो कितने परसेंट हो जाएगी जी, 120%, ठीक है जी। वो कितनी हो जाएगी जी, 120%। मान के चलो अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी सैलरी है 10,000 रुपए, ठीक है, तो जो आपकी सैलरी 10,000 रुपीज होगी वो आपके लिए तो 100% ही है ना, ठीक है। आपके लिए आपकी सैलरी क्या रहेगी, 100% रहेगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी सैलरी को इंक्रीमेंट मिल गया 20%, तो ये जो इंक्रीमेंट वर्ड है वो इंक्रीज से आया, ठीक, ठीक है। तो आपकी सैलरी को जो इंक्रीमेंट मिला है वो मिला है मान लो आपको 20% का, तो अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 20% इंक्रीज करोगे, ठीक है ना। पहले वो कितनी थी, 100% थी, अब वो कितनी हो जाएगी, 120%, समझ रहे हो ना, अब वो कितनी हो जाएगी, 120%, ठीक है। तो 20% इंक्रीज हुआ, कोई भी चीज इनिशियली क्या होती है, 100%, तो 20% इंक्रीज करना है तो 100 में 20% ऐड कर लो, तो कितना बन जाएगा, 120%, ठीक है। परसेंटेज में इंक्रीज इस तरीके से होता है, परसेंटेज में कुछ इस तरीके से हम इंक्रीज करते हैं। ऐसे मान लो अगर कोई चीज अगर 50% इंक्रीज हो रही हो, 50% अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही हो तो फाइनल वैल्यू कितने परसेंट बन जाएगी जी, 150%, क्योंकि 100% तो वो पहले ही थी ना। 100% कोई भी चीज इनिशियली होती ही होती है, कोई भी वैल्यू है वो पहले क्या होती है, 100% ही होती है। तो जितना आपने इंक्रीज करना है उतना ही आपने क्या करना है, 100 में ऐड, समझ गए बात को, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये तो हो गया परसेंटेज के साथ कंपैरिजन, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में किस प्रकार से इंक्रीज किया जाता है। जैसे मान लो इस तरीके से मैं लिखता हूं कि किसी चीज को मुझे 20% इंक्रीज करना है, ध्यान से समझना बात को, एग्जांपल मैं एक ही ले रहा हूं अभी तक, कि किसी चीज को मुझे 20% इंक्रीज करना है। अब मुझे पता है कि ये जो 20% है इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1/5। इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है जी, 1/5। ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। अब एक चीज देखो जी, जो इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। जो इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या होता है जी, बेस। और बेस कहां लिखा जाता है, हमेशा ही डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो 5 मेरे पास वैल्यू है, ये जो मेरे पास 5 वैल्यू है, ये क्या है जी, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। ये जो 5 है आया है मेरे पास, ये क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगी, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। और ये जो 1 है ऊपर, ये क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज, ये 1 क्या होगा, इंक्रीज। अब ये 1 इंक्रीज क्यों होगा ये भी समझो, ये जो 1 है ये इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि परसेंटेज में आपको क्या गिवन है जी, परसेंटेज में आपको क्या गिवन है, इंक्रीज, कि 20% बड़ी कोई चीज, ठीक है।
तो जो चीज आपको परसेंटेज में गिवन होती है उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर पे होता है। ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा कहाँ होता है? न्यूमिनेटर में। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लो मैं ये कहूं अगर कि आपके 70% मार्क्स आए हैं, आपके में मान लो कि आपके किसी एग्जाम में 70% मार्क्स आए हैं, तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज हुआ है ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज हुआ ये। तो 70% का मतलब क्या होगा कि आपके 70 मार्क्स आए होंगे ओवर 100। ठीक है, तो 100 तो हो गया आपका बेस, और ये 70 क्या है? आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स। मतलब जो चीज आपको परसेंटेज में गिवन है वो कहाँ लिखी होगी? न्यूमिनेटर में। ठीक है ना, ये 70 क्या है? आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 20% इंक्रीज मतलब 1/5, यानी कि 5 अगर इनिशियल वैल्यू है तो 1 क्या होगा? इंक्रीज होगा। 1 क्या होगा जी? इंक्रीज होगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी? इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीज, फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी? 6/5। मतलब 6 होगी फाइनल वैल्यू और 5 क्या होगी हमारे पास? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 6 होगी हमारे पास फाइनल वैल्यू और 5 क्या होगी हमारे पास? जी इनिशियल वैल्यू। समझ गए ना बात को? यहां पे भी देखो यही चीज होती है। जैसे मान लो 20% इंक्रीज की बात करें तो 20% होता है 120%। 20% का इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 120%। तो 120% क्या होता है जी एक्चुअल में? इसको मैं मिटा रहा हूं। 120% को अगर आप देखोगे तो परसेंट का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये भी कितना बनेगा? 6/5। ये भी सिमिलर वैल्यू बनेगी, 6/5 भी बनेगा। ठीक है, बस क्या है कि परसेंटेज में बोला जाता है 120% और इसको फ्रैक्शन में कितना बोलोगे आप? 6/5, इन विच 5 इज इनिशियल वैल्यू एंड 6 इज फाइनल वैल्यू। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मान लो अगर मैं आपको ये कहूं कि किसी चीज को मुझे 25% इंक्रीज करना है, तो 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि मुझे उसको इंक्रीज करना है 1/4। ठीक है, मुझे उसको कितना इंक्रीज करना है? 1/4। तो 4 होगी उसकी इनिशियल वैल्यू, 1 होगा जी इंक्रीज, तो फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5/4। फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 5/4। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मान लो मुझे किसी चीज को इंक्रीज करना है 33 1/3%। तो 33 1/3% क्या होता है जी? 1/3। मतलब 3 क्या है हमारे पास? इनिशियल वैल्यू है, और 1 क्या हो रहा है जी? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी जी? 4/3 बन जाएगी। फाइनल वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4/3। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या आपको पता चल गया कि परसेंटेज इंक्रीज किस तरीके से होता है? परसेंटेज में कैसे होता है, फ्रैक्शन में कैसे होता है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ जी, आप चैट में फटाफट बता दो, एनी डाउट्स? ओके देन, ठीक है जी। अब देखो मैं भी एक बच्चे ने लिखा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब परसेंटेज में लिखना और कब लिखना अपने उसमें फ्रैक्शन में। तो बच्चे जी आपको ऑप्शन बता देगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है? देखो ये आंसर नहीं है, ये क्या है? एक क्वेश्चन का पार्ट है। तो और जब क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? मोर देन 90% केसेस में, ठीक है, मोर देन 90% केसेस में क्या होगा कि फ्रैक्शन ही लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होती है? सोल्व होती है पूरी की पूरी। ये सोल्व नहीं है। अगर आप 120% भी लिखोगे ना तो आपको फिर भी इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, 6/5 इसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू रहेगी काट कूट के। ठीक है ना, समझ गए ना बात को? अब एक चीज और समझना आप, हमने ये फ्रैक्शन बनानी तो सीख ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि बिना पेन चलाए अब डायरेक्ट आंसर दो। जैसे देखो एक चीज समझना बात को, ठीक है, कि मान लो एक फ्रैक्शन की बात करते हैं 16 2/3%। ठीक है, ये कितनी होती है? 1/6। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 16 2/3% कितना होता है, तो आप मुझे आंसर देते हो 1/6 होता है जी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 16 2/3% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा, क्वेश्चन समझो, मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 16 2/3% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपका आंसर पता क्या आना चाहिए? विदाउट एनी कैलकुलेशन आपका आंसर क्या आना चाहिए? 7/6।
मतलब आप पहले ही मुझे ऐड करके बता दो। मैंने क्या बोला था, इंक्रीज्ड फ्रैक्शन, तो इंक्रीज करके पहले ही बता दो मुझे, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि बताओ 16 2/3% का इंक्रीज फ्रैक्शन कितना होगा, तो आंसर विल बी 7/6। डायरेक्ट आंसर बताना आपने। अगर सिंपल फ्रैक्शन पूछूं तो सिंपल आंसर, अगर इंक्रीज फ्रैक्शन पूछूं तो इंक्रीज फ्रैक्शन वाला आंसर। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है ना। तो चलिए अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट। कमेंट आपका भर जाना, कमेंट बॉक्स आपका भर जाना चाहिए, ठीक है। 174 स्टूडेंट्स आर वाचिंग राइट नाउ, और मुझे अभी 174 आंसर चाहिए फटाफट, ठीक है। तो फटाफट बता दो मुझे कि 10% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा। 10% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताइए, शाबाश। फ्रैक्शन पूछा है मैंने परसेंटेज नहीं पूछी। मैंने क्या पूछा, फ्रैक्शन। मैंने पूछा 10% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा। क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि पूछा क्या हुआ एक्चुअल में, ठीक है। अभी भी आप में से कुछ 2 या 3 लोग गलत आंसर दे रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर सही है। तो देख लो जिनके आंसर गलत है ना, वो चेक कर लेना एक बार कि भाई 10% फ्रैक्शन में कितना आता है, 1/10। ये तो होगी इसकी सिंपल फ्रैक्शन, लेकिन मैंने क्या पूछा हुआ, इंक्रीज्ड फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट ऐड करो कि 1/10 है तो 10 + 1 कितना होगा, 11। तो फ्रैक्शन बनेगी 11/10, ठीक है। फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 11/10। क्लियर हो गया ना सभी को ये, ठीक है। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन करने से पहले ना आपका बेसिक थोड़ा अच्छा हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चंस में मुझे ये फालतू करवाने की, ये चीजें दोबारा करवाने की जरूरत ना पड़े बस, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन दो, आंसर दो मुझे फटाफट कि 12 1/2% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा। अब आंसर सही देना सारे। 12 1/2% का इंक्रीज्ड फ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी से बताइए, शाबाश। देखो जो Q&A है ना, वो सिर्फ डाउट्स के लिए, वहां पे आंसर मत शेयर करो आप, आंसर शेयर करो आप चैट में, ठीक है। और सर व्हाट प्रीतिंदर कौर, एक बार फिर से लिखना अपना डाउट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपने लिखा क्या हुआ है। व्हाट इफ, अच्छा ओके, व्हाट इफ इट्स इंक्रीज्ड बाय सम नंबर। देखो ये नंबर ही तो हैं। बाकी एक चीज आपको मैं बता दूं कि बात किसकी हो रही है, परसेंट इंक्रीज की, परसेंट इंक्रीज की बात हो रही है। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा हो ना, तो आपको क्या बोलेगा कि 500 रुपए है पहले, तो 200 रुपए और इंक्रीज हो गए, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐड करना बस आपने, 700 आ जाएगा। सिंपल नंबर इंक्रीज करना तो बहुत सिंपल है ना। अगर नंबर इंक्रीज करने के लिए आपको बोले ना, तो वो तो ऐड करना है, सिंपल पहले वाले नंबर में ऐड कर दिया, डिक्रीज करने के लिए बोले तो माइनस कर दिया। ये तो हमें पहले से ही पता है, ऐड नंबर इंक्रीज मतलब करना प्लस करना उसको, और डिक्रीज करना मतलब माइनस करना। परसेंटेज में सीखना हमने कि परसेंटेज में किस तरीके से होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलिए इसका आंसर भी सबका आ चुका है 9/8, क्योंकि देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, तो मैंने इंक्रीज फ्रैक्शन पूछा है विच इज इक्वल टू 9/8। तो आई होप आप सभी को पता चल चुका है कि परसेंट इंक्रीज कैसे करने हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मोर देन 90% केसेस में फ्रैक्शन का ही यूज होने वाला है, परसेंटेज का यूज जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। परसेंटेज में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना इजी होता है कि फ्रैक्शन बनाने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने हमने डायरेक्ट ही आंसर कर देना होता है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे हम परसेंट डिक्रीज की। इंक्रीज तो हमने सीख लिया कि कैसे इंक्रीज होता है, अब देखेंगे कि परसेंट डिक्रीज किस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे किसी चीज को 20% डिक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले परसेंटेज में सीख लेते हैं कि कैसे डिक्रीज होता है। अब हमें पता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है, हमेशा 100% होती है, ठीक है। जो बेस वैल्यू होती है जिसमें से कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है, वो हमेशा क्या होता है, 100%।
तो उस 100% में से अगर मैं 20% कोई वैल्यू डिक्रीज कर देता हूं तो वो कितनी बचेगी जी हमारे पास? 80%। फाइनल वैल्यू कितनी बचेगी? 80%। ठीक है जी, कितनी बचेगी जी? 80% बचेगी। जैसे आपको ना एक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं जिसे आप इजीली समझ जाओगे। देखो, मान के चलो कि कोई शर्ट है, उसका प्राइस है 2400। ठीक है, शर्ट का प्राइस है 2400। एक चीज आपने सुनी होगी, डिस्काउंट, है ना? डिस्काउंट वर्ड सुना होगा। ये जो डिस्काउंट वर्ड है ना, ये कहां से आया है? डिक्रीज से। डिस्काउंट वर्ड ये आया है डिक्रीज से। तो मान लो अगर आपको मैं कहूं कि बताओ, अगर मैं 40% डिस्काउंट देता हूं तो प्राइस क्या रहेगा शर्ट का? प्राइस क्या रहेगा शर्ट का? तो आपने पता क्या कहना है कि किसी चीज को अगर मैं 40% डिस्काउंट दूं, मतलब 40% अगर मैं डिक्रीज करूं, तो वो वैल्यू कितने परसेंट बन जाती है? 60%। हाँ जी, पता चल गया ना? अगर मैं किसी चीज को 40% अगर डिस्काउंट देता हूं, 40% अगर डिक्रीज कर दूं, 40% अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो वो वैल्यू कितनी बन जाती है? 60%। तो आपने पता क्या करना है कि अगर 40% कहीं पे डिस्काउंट हो ना, तो आपने उस पर्टिकुलर वैल्यू का 60% निकाल लेना है। बस आपने उस पर्टिकुलर वैल्यू का क्या निकाल लेना है जी? 60%। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 24 इंटू 6 क्या होता है? 144 और 0 लगा लो, मतलब शर्ट का प्राइस क्या होगा? 1440। थोड़ा सा बेसिक समझ आया ना सभी को आपको? ठीक है, कि मान लो अगर 2400 रुपए की शर्ट है, 40% डिस्काउंट दिया तो प्राइस कितना रहेगा? 1440। यानी कि अगर 40% डिस्काउंट दिया तो 40% डिक्रीज करी होगी वैल्यू। तो अगर 40% डिक्रीज करोगे तो कितने परसेंट बचेगी? 60% बचेगी। तो आपको वो शर्ट कितने में मिलेगी? 1440 रुपए में, यानी कि पहले वाले प्राइस के 60% पे। ठीक है ना? ये यूज होता है। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी करना होता है कि पहले डिस्काउंट निकालो, है ना, 2400 का 40% निकालो, फिर 2400 में माइनस करो। इतना टाइम नहीं होता है ना, इतना शोरूम में भी इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी शर्ट्स होती है ना जिनका हमने डिस्काउंट निकालना होता है। अब कैलकुलेटर यूज थोड़ी करोगे, ग्रेजुएट हो आप सारे। चलिए नेक्स्ट देखिए। जैसे ये हमने परसेंटेज में करा है, वैसे ही देखो फ्रैक्शन में किस तरीके से किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फ्रैक्शन के साथ भी करवाऊंगा। ठीक है, जैसे देखो जी, मान लो अगर आपको मैं कहूं कि 20% हो रहा है किसी चीज का डिक्रीज, तो 20% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/5। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है जी? 1/5 होता है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा मेरे पास इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 5 हो जाएगी मेरे पास इनिशियल वैल्यू, और 1 क्या होगा आपकी बात? डिक्रीज। तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। यानी कि अगर इंक्रीज करना हो तो प्लस करेंगे, डिक्रीज करना हो तो माइनस करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? इंक्रीज करना हो तो प्लस करेंगे, डिक्रीज करना हो तो माइनस करेंगे। सिमिलरली देखो, अगर किसी चीज को 40% डिक्रीज करते हो तो 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5। इसको सॉल्व करके देखो ना, 40/100 ये कितना होता है? 2/5। लेकिन आपको क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो इनिशियल वैल्यू 5 है, 2 का डिक्रीज है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/5। जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 3/5। तो अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 40% का डिस्काउंट है, तो 40% हमें पता है कि फ्रैक्शन में होता है 2/5, लेकिन डिक्रीज करने के बाद कितना हो जाएगा? 3/5। तो मैं अगर इसका डायरेक्ट 3/5 करता हूं तो तब भी आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा? यही आएगा, सेम टू सेम 1440। समझ आ गया सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, इसमें आप फटाफट मुझे आंसर बताइए कुछ, कि अगर मैं किसी चीज को मान लो 14 2/7% डिक्रीज करता हूं तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? चैट में जल्दी से आंसर बताइए कि अगर इसको मैं 14 2/7% डिक्रीज करता हूं तो क्या फ्रैक्शन बनेगी? सभी आंसर दो। अभी एक मैं डाउट ले लेता हूं। देखो बच्चे, आप ये पूछ रहे हो कि 12 1/2% 9/8 कैसे आया? तो एक डाउट पूछने के आपके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपकी पहली क्लास है ना, और पहली क्लास के साथ साथ आप लेट भी आए हो।
है ना, तभी आपको ये चीज नहीं पता चल रही है, क्योंकि देखो 12 1/2% की जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में लिखवाया हुआ है, वो है 1/8। जब आप पिछली क्लासेस देखोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि इतना बहुत ही बेसिक डाउट है आपका, ये डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी पहली क्लास है, ठीक है। तो जब आप पहली क्लासेस देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 1/2% क्या होता है, 1/8, ठीक है। तो बात हो रही थी इंक्रीज करने की, तो जहां भी हम इंक्रीज करेंगे, वो आपको मैंने इसी क्लास में बताया है कि इनिशियल वैल्यू होगी हमेशा बेस में, डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या होगा, ये इंक्रीज। तो पहले अगर कोई चीज 8 थी, तो एक उसमें अगर इंक्रीज हुआ तो वैल्यू कितनी बची होगी, 9, ठीक है। तो ये रहेगी इनिशियल वैल्यू और ये रहेगी फाइनल वैल्यू, सॉरी ये रहेगी फाइनल वैल्यू और ये रहेगी इनिशियल वैल्यू, तो इसलिए बना ये 9/8, ठीक है। पिछली क्लासेस प्लीज आप देख लेना, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मुनीश महाजन पिछली क्लासेस को देख लेना, उसमें पूरा सॉल्व करी हुई है, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से इनको सॉल्व करूं, ठीक है मुनीश। पिछली क्लासेस में पूरा बताया हुआ है कि ये आया किस तरीके से। अब बाकी देखो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको भी करने आती होगी, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है। बाकी पिछली क्लासेस में सारा आपको बताया हुआ है इसके बारे में। अब सेकंड क्लास देखना, उसमें सारा इसके बारे में मेंशन है। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 11 1/9% का डिक्रीज फ्रैक्शन कितना होगा? 11 1/9% का डिक्रीज फ्रैक्शन कितना होगा, जल्दी से बताइए, शाबाश। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा, 8/9। ये फ्रैक्शन क्या होती है, 1/9 होती है, ठीक है। तो 9 पे 1 अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 8/9। फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास, 8/9। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखो, नोटबुक्स वगैरह अपनी निकाल लो और फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फटाफट नोटबुक्स वगैरह अपनी निकाल लो और एक क्वेश्चन लिखो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 12 1/2% and breadth of rectangle is also increased by 16/3%. Find net increase in area। तो ये क्वेश्चन आपका, आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइटिंग समझ आई रही होगी आप सभी को। तो क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12 1/2% एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 16/3%, देन फाइंड नेट इंक्रीज इन एरिया। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि भाई जो रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल इसको बोला जाता है हिंदी में आयत, तो पंजाबी में भी आयत ही बोलते हैं इसको, ठीक है शायद। तो इस तरीके से होती है, इसकी कोई लेंथ है और ये कोई इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आपको बोल दिया कि इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है 12 1/2% और ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है 16/3%। आपसे पूछा गया है कि बताओ एरिया कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो काफी स्टूडेंट ने आंसर निकाल भी दिया है, वेरी गुड, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करना तो है नहीं। एरिया कितना क्या होता है इसका, जो इसका एरिया होता है वो होता है जी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब हम मेंसुरेशन करेंगे ना, मैं सोच रहा हूं कि परसेंटेज के बाद आपको सीधा मेंसुरेशन ही कराऊं पहले, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो करना पता है कैसे है, कि लेंथ कितना इंक्रीज हुई है, 12 1/2%,
तो अगर ये इंक्रीज हो रही है तो फ्रैक्शन कितना बनेगी 9/8। ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, कितना होगी 9/8। ठीक है, ब्रेड्थ की बात करें इंक्रीज हो रही है 16/2/3%। तो ब्रेड्थ अगर 16/2/3% इंक्रीज हो रही है तो फ्रैक्शन कितना बनेगी 7/6 बनेगी। ठीक है ना, ये फायदा होता है। देखो ये जो चीजें आपको मैं सिखा रहा था ना पहले, उनका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने मत लग जाना, डायरेक्ट लिखो। ठीक है, और जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मैं क्या करूंगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दूंगा, मतलब 9/8 इंटू 7/6, 9/8 इंटू 7/6। अब देखो जी जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, तो कितना बचा 21/16। कितना बचा जी 21/16। समझ गए ना यहां तक। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास एरिया की फ्रैक्शन बनी है 21/16, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होती है कि डिनोमिनेटर में होती है जी इनिशियल वैल्यू, है ना। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होती है इनिशियल वैल्यू, और ऊपर क्या होती है हमेशा ही फाइनल वैल्यू। ऊपर क्या होती है हमेशा ही फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताओ एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो देखो पहले एरिया है 16, अब एरिया कितना है 21। तो भाई कितना इंक्रीज हुआ एरिया, 16 से 21 हो गया, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ जी 5 इंक्रीज हुआ कि नहीं 16 में से, 5 इंक्रीज हुआ कितने में से 16 में से। तो आपसे परसेंटेज में पूछा गया है। अब एक चीज याद रखना, जहां भी बात इंक्रीज और डिक्रीज की आएगी वो हमेशा परसेंटेज में होता है। इंक्रीज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा परसेंटेज में होता है। ठीक है जी, तो इंक्रीज हुआ 5 का आउट ऑफ 16, तो परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31/1/4%। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 31/1/4%। हाँ जी, समझ आया सभी को। ये चीज आपको मैं पहले से ही सिखा रहा था, बस आपने एरिया का फॉर्मूला लगा लिया 9/8 लेंथ इंटू ब्रेड्थ 9/8 इंटू 7/6। जो फ्रैक्शन बनी वो किसकी बनी, एरिया की, और आपने देखा कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ, तो 16 से 21 हुआ तो 5 का इंक्रीज हुआ कितने पे 16 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। क्लियर हो गया ना। अब याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं, तो अगर आपको फ्रैक्शंस वगैरह ना आती हो तो इन ऐसे क्वेश्चंस को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शंस आती हैं तो फिर कैलकुलेशन की तो कोई बात ही नहीं है, बिना कैलकुलेशन के निकाल दोगे आप सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे इसको निकाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब आपने करना है, मैं चाहता हूं कि सारे के सारे आंसर देना। ठीक है, सारे के सारे आंसर देना क्वेश्चन के। अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, दोबारा चलो लिखो। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37/1/2%। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय चेतन, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताई थी फ्रैक्शंस के बारे में। अगर आपकी पहली क्लास है तो आप ऐसा करना कि जो मैथ का लेक्चर 2 है ना उसको देख लेना, उसमें मैंने फ्रैक्शंस को बताया हुआ है। ठीक है, और सारी फ्रैक्शंस लिखवाई भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि देखो ये जो 16/2/3% होता है 1/6, तो 1/6 मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया हुआ है, और कैसे है ये भी बताया हुआ है। ठीक है, अभी क्योंकि अगर मुझे फ्रैक्शंस को फिर से एक्सप्लेन करना होगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा, तो वो मैंने लेक्चर 2 में बताया हुआ है। आपको लेक्चर 2 को देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी मैं आपको फ्रैक्शन थोड़ी बहुत बताता रहता हूँ। इंक्रीज डिक्रीज तो आप कर ही लोगे क्योंकि वो तो आज की क्लास में सीखा है। इंक्रीज मतलब ऐड करना, डिक्रीज मतलब माइनस करना। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37/2% एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल is decreased by, and breadth of rectangle is decreased by, decrease बोला मैंने, ठीक है, decreased by 20%। मतलब लेंथ को मैंने इंक्रीज करा है और ब्रेड्थ को मैंने डिक्रीज करा है 20% से। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, फाइंड नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया।
आपने बताना है कि एरिया इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है और कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, आपको मैं फ्रैक्शन बता देता हूं और इसको इंक्रीज और डिक्रीज आपने खुद करना है। ये 3/8 होती है और ये 1/5 होता है। जिन्होंने फ्रैक्शन नहीं करी हुई है उनका उनके लिए ये 3/8 होता है, ये 1/5 होता है। ठीक है, और जो पहले से करते आ रहे हैं वो इसको मत देखना। ठीक है, वेरी गुड, आंसर निकालने शुरू हो चुके हैं, सबका लगभग सही आ रहा है। ये जो आप देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि ये आपका आंसर है तो ये मैं गलत मान के चलूंगा। मुझे आगे चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, ये पक्का चाहिए आगे। ठीक है, मैंने आपसे पूछा है फाइंड नेट परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो 10% इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये मुझे आपने बताना है। और आंसर मुझे सबके चाहिए, जितने स्टूडेंट भी आप देख रहे हो सबके आंसर चाहिए मुझे इसमें। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इनको सिंपल क्वेश्चन मत समझना, ऐसा लेवल ही आता है आपको पेपर में। ठीक है, गुड गुड। तो सही है बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा 10% इंक्रीज। अब देखो करना कैसे है, ये इंक्रीज हो रहा था तो फ्रैक्शन बनेगी 11/8 क्योंकि मुझे ऐड करना है। यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 4/5। ठीक है, एरिया कितना आएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 11/8 इंटू 4/5, 11/8 इंटू 4/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा हमारे पास 11/10। तो ये कितना बना 11/10। तो देखो जी, इनिशियल आपका जो एरिया था वो कितना था 10 था और फाइनली आपका एरिया कितना हो गया 11। तो कितना इंक्रीज हुआ एरिया आपका, 1 हुआ कि नहीं आउट ऑफ 10। तो 1/10 कितना होता है जी 10%, और इंक्रीज हो रहा है एरिया आपका। जब इनिशियल वैल्यू कम हो और फाइनल वैल्यू ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 10% इंक्रीज। इसका आंसर आ जाएगा 10% इंक्रीज। तो काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। तो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रभजोत पूछ रहे सर वेयर आई कैन सी योर प्रीवियस लेक्चर्स। पोर्टल पे जाइए आप, जो हमारा पोर्टल है ठीक है सी सेट का, उस पे जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके क्लास 1 लेक्चर से सारे मिल जाएंगे आपको। 3/8 का 11/8 कैसे हुआ बेटा, इंक्रीज नहीं करना क्या इसको, 8 इनिशियल वैल्यू है और 3 क्या है इंक्रीज है। ठीक है, तो 8 पे 3 इंक्रीज होगा तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 11, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। ठीक है, 3/8 का 11/8 कैसे हुआ, आपने बोला था 4/8। मैंने कब बोला 4/8 में, ये रहा बेटा 4/8, कैंसिल किया है 4 को 8 से, क्रॉस में कैंसिल कर सकते हो ना। फ्रैक्शन बेटा याद करो, मैं नहीं बताऊंगा, ज्यादा फ्रैक्शन नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा साथ में फ्रैक्शन बताऊं, आप ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, याद करते रहो साथ साथ ही। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको मैं अगर सिंपल कहूँ कि अगर यही क्वेश्चन मैं आपको ना 10% और 20% करके भी करवा सकता था तो वो आपके साथ ही धोखा था एक किस्म से, क्योंकि अगर पेपर में आपको फ्रैक्शंस आ रही है तो मैं क्यों आपको 10%, 20% या 30% करवाऊं। जो पेपर में आता है वो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास सेकंड से आपको बोला था कि फ्रैक्शंस को याद कर लेना अच्छे से, आपको मैंने इसका टेबल बना के भेजे थे, अगर आपको याद हो तो व्हाट्सएप पे मैंने आपको पॉइंटों वाले भी भेजा था, पॉइंट्स के साथ और फ्रैक्शन के साथ भी भेजा था। अब अगर आप वो याद नहीं कर रहे हो तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने ही नहीं करना, आपने भी करना है साथ साथ।
चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और लिखो सभी, थोड़ा सा चेंज करूंगा आपकी बार में, ठीक है। लिखो जरा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल length of rectangle is increased by, length of rectangle is increased by 14/2/7%. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 14/2/7%। फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट शुड, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट, how much percent should we reduce breadth so that area remains constant, so that area remains constant, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 14/2/7%, देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट शुड बी रिड्यूस ब्रेड्थ सो दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ जी पवनजीत, आप कमेंट में बताइए क्या डाउट है आपका। जो अपना हैंड रेस कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हैंड रेस मत करो आप, जो Q&A का ऑप्शन होता है ना, वहां पे अपना डाउट लिख दो, वहां पे अपना डाउट लिख दो, मैं वहां से देख लूंगा। ध्यान से करना क्वेश्चन को। लेंथ इंक्रीज हो रही है 14/2/7%, तो आपसे बोला गया है कि बताओ ब्रेड्थ को कितना कम करूं कि एरिया क्या रहे, सेम रहे। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पता है ना कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है जी, एरिया होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ का मुझे पता है कि कितना इंक्रीज हुई है, 1/7, 14/2/7, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी इंक्रीज करने के बाद, 8/7, ये रहेगी, ठीक है। अब ब्रेड्थ का मुझे पता नहीं है, आपसे पूछा गया ना ब्रेड्थ कितना कम करें, तो ब्रेड्थ का तो मुझे पता ही नहीं है, तो पूछा हुआ है, तो इसको बी मान लो। और जो एरिया है वो कांस्टेंट रहा है, और जो चीज कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर पहले 1 थी तो अब भी 1 है, या फिर अगर पहले 2 थी तो अब भी 2 है, तो 1/1 ही बनेगी उसकी अल्टीमेटली फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां से देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/8। और 7/8 का मतलब क्या है कि अगर इनिशियली कोई वैल्यू 8 है तो फाइनली वो कितनी हो जाएगी, 7। फाइनली वो कितनी हो जाएगी, 7। तो कितना डिक्रीज हो रही है जी, 1/8। कितना डिक्रीज हो रही है, 1/8। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लो, आंसर होगा इसका 12/1/2%, क्योंकि 12/2% ही क्या होता है, 1/8। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि इसमें एरिया क्या कह देगा, वो कांस्टेंट कर देगा। क्लियर। इसमें एरिया क्या कर देगा, वो आपका कांस्टेंट कर देगा, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ वाले क्वेश्चन, जो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में भी इसके देखने को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आएंगे और किस तरीके से आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी देख लो। तो चलिए लिखो एक और क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से एक और क्वेश्चन लिखिए। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 120%. The numerator of a fraction is increased by 120%. लिख लिया।
and denominator of a fraction is also increased by 140%, is also increased by 140%, ठीक है, is also increased by 140%, ठीक है. after increment resultant fraction becomes, after increment resultant fraction becomes 11/48. after increment resultant fraction becomes 11/48. find initial fraction. ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा, कि द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 120% एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 140%, ठीक है. एंड आफ्टर इंक्रीज द रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम्स 11/48. फाइंड इनिशियल फ्रैक्शन. आपसे पूछा गया फाइंड इनिशियल फ्रैक्शन, ठीक है जी. तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर बताना है. ऐसा क्वेश्चन आपको 2015 के पेपर में देखने को मिल जाएगा. ऐसा क्वेश्चन आपको 2015 का जो पीसीएस का पेपर था उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए. आंसर वैसे आ भी रहे हैं कई स्टूडेंट्स के 1/2, 1/4, कुछ इस तरीके से हैं. वो देखते हैं कि 1/2 आंसर होगा या 1/4 होगा. जल्दी से एक बार अब ये सारे ना एक बार आंसर दे दो. खुद सॉल्व करने की कोशिश तो करो. आपको मैंने सारा कुछ ही बता दिया. अब इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज कैसे होगा. जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका. ओके, 1/4 ही आ रहा है सबका, है ना. सारे निकाल नहीं रहे हो आप क्वेश्चन. तो देखो इस तरीके से होगा ये. अब जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, यही है ना. अब उसने क्या बोला है कि न्यूमिनेटर को मैंने इंक्रीज किया है 120%, ठीक है. अब मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, अगर आपको थोड़ा ध्यान में रहे तो, कि इनिशियली हर एक चीज क्या होती है, 100% होती है. कि स्टार्टिंग में हर कोई चीज क्या होती है, 100% होती है. ये न्यूमिनेटर भी अपने आप में 100% रहा होगा, ये डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है. तो अगर मैं इस न्यूमिनेटर को 120% इंक्रीज करता हूं तो ये कितने परसेंट हो जाएगा. 100% पहले ही था, 120% और इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, ये 220%, ठीक है. जो कितना हो गया हमारे अपने आप में 220%. पहले ये अपने आप का 100% था, फिर 120 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 220% हो गया अपने आप का. समझ गए ना बात को, ठीक है. सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो वो 140% इंक्रीज हुआ है. 100% वो पहले ही था, तो उसको अगर मैं 140% इंक्रीज करता हूं तो वो कितने परसेंट हो जाएगा जी, 240%. मुझे बताओ क्या आपको ये चीज समझ आ गई. ये जो मैं कह रहा हूं क्या ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है. हाँ जी, ये चीज समझ आ गई ना सभी को, ठीक है. तो देखो जी, तो न्यूमिनेटर बनाइए, डिनोमिनेटर बनाइए, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, 11/48 के. किसके बराबर है, 11/48 के. तो मुझे क्या करना है, बस n/d की वैल्यू निकालनी है, ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है ना. तो n/d यहां रहने दो, बाकी ये सारा उधर चला जाएगा, ठीक है. लेकिन उधर जाने से पहले थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं. जैसे परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है. ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा. क्लियर हो गया ना. उसके बाद n/d की वैल्यू क्या रहेगी, 11/48 इंटू 12/11. तो 11 से 11 कैंसिल और जो 4 से कैंसिल. आंसर रहेगा आपका 1/4. आंसर क्या रहेगा आपका 1/4. तो जिन्होंने आंसर 1/4 दिया है, वेरी गुड.
उनका कंसेप्ट नियरली क्लियर हो चुका है, ठीक है। परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज उनका क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज में तो प्लीज मुझे बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट चल रहा हूं अब, ठीक है। सक्सेसिव के ऊपर आएंगे नहीं तो हम अब। कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, चैट में बता दो, जैसे मर्जी बता दो, जल्दी से फटाफट। सी सेट के क्वेश्चन कौन से ग्रुप में आते हैं? पोर्टल नेम सर। देखो सी सेट के क्वेश्चन एक तो आपको पोर्टल पे हमारे वाले में मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्लास के बाद हमारे एडमिन से बात कर लेना, ठीक है। हमारे एडमिन से आप बात कर लेना, जो आपको नंबर्स वगैरह गिवन है वो आपको बता देंगे पोर्टल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। और व्हाट्सएप ग्रुप में वो खुद ही ऐड कर देंगे, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ क्वेश्चन की। और जो परसेंटेज के क्वेश्चन है वो आपको आज ही मिल जाएंगे क्लास के बाद। अच्छा, एक और क्वेश्चन चाहिए आपको? कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जिस नंबर से आपको मिला होगा ना ये आईडी पासवर्ड, आप इस क्लास में आए हो जूम वाली, जिस नंबर से आपको आईडी पासवर्ड आया है इस क्लास का, उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, या फिर ये ऑटो जनरेटेड मैसेज है। ऐसा करता हूँ एडमिन का नंबर दे देता हूँ, लेकिन कॉल आप 10 बजे के बाद करना, ठीक है। मैं अभी आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। एट 5570 6। हाँ, ये हमारे एडमिन का नंबर है। कोई भी अगर मान लो आपको डाउट आता है रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है मैथ में अगर कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ये मेरा नंबर है। और कोशिश करना कि व्हाट्सएप ही करना, ठीक है। कॉल वगैरह मत करना। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ 176 स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे हो, तो कॉल मत करना, मैसेज छोड़ देना, उसका रिप्लाई मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो नोट कर लीजिए नंबर्स, ये एडमिन का नंबर है हमारे। कोई भी अगर आपको पोर्टल के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप इनसे पूछोगे। अगर आपको क्लास लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है, या फिर किसी असाइनमेंट के रिगार्डिंग, मतलब कि अगर पढ़ने के रिगार्डिंग कोई डाउट है ना मैथ में या रीजनिंग में, तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है आपने, फिर मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या फिर पोर्टल के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फिर ऊपर वाले नंबर्स पे कॉल करनी है आपने, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं हम। लिखो जरा, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। लिखिए क्वेश्चन जरा। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज बोला मैंने, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 60%, इंक्रीज्ड बाय 60%, 60%। एंड डिनोमिनेटर, and denominator of a fraction, and denominator of a fraction is decreased by, and denominator of a fraction is decreased by 40%, and denominator of a fraction is decreased by 40%, ठीक है। after change, after change resultant fraction becomes, after change resultant fraction becomes, resultant fraction becomes, resultant fraction becomes 2 by 3, resultant fraction becomes 2 by 3। फाइंड इनिशियल फ्रैक्शन, फाइंड इनिशियल फ्रैक्शन। ये देखो जी, न्यूमिनेटर को इंक्रीज करा है 60% और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करा है 40%, और रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनी है 2/3। आपसे पूछा गया है कि बताओ इनिशियल फ्रैक्शन क्या रही होगी। क्या फिर से 1/4 आ रहा है क्या? ओहो,
तो काफी स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। इस तरीके से होगा कि न्यूमिनेटर अगर 60% इंक्रीज हुआ है तो 160% हो गया होगा, और डिनोमिनेटर अगर 40% डिक्रीज हुआ है तो 60% बचा होगा, और फ्रैक्शन कितनी है 2/3। तो परसेंट और जीरो कैंसिल, ये 8 और ये 3 से कैंसिल, यही है। और एन अपॉन डी की वैल्यू क्या आएगी 2/3 इंटू 3/8, बिल्कुल सही, 1/4 विल बी आंसर। इसका आंसर रहेगा 1/4। सही है सबका आंसर, आंसर रहेगा 1/4। तो बच्चे जितने लोग आप देख रहे हो ना, सारे के सारे कमेंट करो चैट पे आंसर। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूं तो हर कोई पर्सन पार्टिसिपेट करे, मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें, ठीक है। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलिए ऐसा करता हूं ना, अब नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करो, एक और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इसका, दो करवा दिए, दो आपको ये असाइनमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट में जाके ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब सक्सेसिव का जो कंसेप्ट होता है ना, ये आपको देखो कहां कहां मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में एक अलग से टाइप आती है इसकी, देखो परसेंटेज में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परसेंटेज का तो ये वैसे ही पार्ट है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव की एक अलग से टाइप आती है, सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसके अलावा जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट में भी एक सक्सेसिव की टाइप आती है, जिसे आप बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। और ये मैं आपको वैसे आज करवाऊंगा भी, डिस्काउंट वाला सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको आज की क्लास में भी देखने को मिलेगी, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं सक्सेसिव को। पहले तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि सक्सेसिव इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक था परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, और एक था सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये देखो, कि जो देखो परसेंट इंक्रीज है वो इंक्रीज होता है, उसमें वैल्यूज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती हैं ऑन इनिशियल वैल्यू, कि जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उस पे या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उस पे या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये चीज तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन जो सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, हिंदी में या पंजाबी, हिंदी में इसको बोला जाता है क्रमागत, ठीक है। पंजाबी से कुछ भी बोल लो, लगातार, ठीक है, जो चीज चलती रहे, ठीक है। जैसी आपकी एज बढ़ती जा रही है तो वो क्या है जी हमारे पास सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है ना, ये देखो, अगर कोई ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो बढ़ता ही जा रहा है। कोई चीज अगर बढ़ती जाए तो वो होता है सक्सेसिव, सॉरी, अगर कोई चीज बढ़ती जाए तो वो होता है सक्सेसिव इंक्रीज, अगर कोई चीज घटती जाए तो वो क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज, ठीक है जी। तो देखो जी, डेफिनेशन क्या होती है सक्सेसिव इंक्रीज की, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज और डिक्रीज ऑन लास्ट वैल्यू, बस ये दोनों की डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन से ही आपको डिफरेंशिएट कर लोगे कि भाई देखो, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, जो इनिशियल वैल्यू पे हो, स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसे बोला जाता है परसेंट इंक्रीज, ठीक है। और अगर कोई चीज लास्ट वैल्यू पे इंक्रीज हो जाए तो उसे बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं, सिंपल जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ओके, एक्सट्रीम राइट इज नॉट विजिबल, अच्छा यहां तक दिखाई दे रहा है, ये बताओ, यहां तक दिखाई दे रहा है?
ओके, चलिए देखो जी, अब सक्सेसिव इंक्रीज होता है क्या, थोड़ा एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे मान के चलो कि आप लोग कुछ जॉब वगैरह करते हो, ठीक है, और ये आपने जॉब स्टार्ट करी है और आपकी जो सैलरी है वो है कुछ मान लो 12,500 रुपये। आपने कोई स्टार्टिंग में कोई जॉब शुरू करी और आपकी सैलरी कितनी है जी, 12,500 रुपये, ठीक है ना। तो देखो जी, अब जॉब कर रहे हो तो 1 साल बाद या कुछ टाइम के बाद आपको इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मैं ये कहूं कि 1 साल के बाद आपको इंक्रीमेंट मिला है 20% का, कि आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, 20%, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ आपकी 1 साल बाद की सैलरी क्या रही होगी, तो वो कैसे निकालते हैं हम, देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ कि मान लो 2017 की आपकी सैलरी है, तो 1 साल बाद मतलब 2018 में आपको इंक्रीमेंट लगा 20% का, तो बताओ इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो आप क्या कहोगे कि भाई 20% इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 6/5। हाँ जी, फ्रैक्शन क्या बनेगी, 6/5, यानी कि आपकी सैलरी जो है आपकी प्रीवियस सैलरी का क्या हो जाएगी, अब 6/5 हो जाएगी, यही आंसर आएगा ना आपका। हाँ जी, ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2500 गुना 6 15,000 हो जाएगी, मतलब 2018 में आपकी सैलरी क्या रहेगी, 15,000। यहां तक तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। 20% इंक्रीमेंट मिला और आपकी सैलरी कितनी होगी, 15,000। ऐसे अगर आपको मैं कहूं कि 2019 में आपको फिर से 20% का इंक्रीमेंट लगा, ठीक है, आपको 2019 में आपको फिर से क्या लगा, 20% का इंक्रीमेंट लगा। तो अगर आपको 20% का इंक्रीमेंट लग रहा है तो ये 20% का इंक्रीमेंट अब की बार किस पे लगेगा, मुझे आंसर दो कमेंट सेक्शन में कि 20% का इंक्रीमेंट आपको किस पे लगेगा, किस वैल्यू पे इंक्रीमेंट लगेगा, 12,500 पे लगेगा या 15,000 पे लगेगा, जल्दी से आंसर दो फटाफट। हाँ जी बिल्कुल, 15,000 रुपए पे लगेगा। देखो क्या होता है कि पहले आपकी सैलरी 12,500 थी, 20% इंक्रीमेंट ले लिया तो आपकी सैलरी कितनी होगी, 15,000 होगी, ठीक है ना। अगले साल जब आप इंक्रीमेंट लेने जाओगे तो आप तो यही कहोगे ना कि भाई मेरी सैलरी 15,000 रुपए है और मुझे इंक्रीमेंट दो। तो अगर आपको 20% इंक्रीमेंट वो देगा तो 20% इंक्रीमेंट किसका होगा, 15,000 का होगा, ठीक है। तो जब इंक्रीमेंट प्रीवियस वैल्यू पे आए, लास्ट वैल्यू पे आए, तो उसको बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट। उसको क्या बोला जाता है जी, सक्सेसिव इंक्रीमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब की बार 20% जो होगा, जो 6/5 इंक्रीज होगी सैलरी आपकी, वो किसका होगा, 15,000 का, ठीक है जी। तो आपकी सैलरी हो जाएगी 18,000 रुपए। उसके अगले साल अगर मान लो फिर से अगर इंक्रीमेंट लगता है तो वो किस पे लगेगा जी, 18,000 पे लगेगा, समझ रहे हो ना बात को। उससे अगले साल जब 2020 में इंक्रीमेंट लगेगा, हालांकि 2020 में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा ड्यू टू कोरोना वायरस, ठीक है, बट अगर मान लो अगर लगता तो हाइपोथेटिकल कंडीशन देख लो, तो 3600 होगा, तो आंसर आएगा आपका 21,600। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो जो इंक्रीमेंट लास्ट वैल्यू पे लगता है उसे बोला जाता है जी सक्सेसिव इंक्रीमेंट, इसको बोला जाता है सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक पता चल गया होगा कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से करने वाला हूं एक बार, ठीक है, 3 साल तक गए थे ना, तो एक बार फिर से मैं करने वाला हूं इसको। आपको थोड़ी एक चीज और बतानी है इसमें, कि कोई पर्सन है उसकी सैलरी मान लो कुछ 12,500 रुपए है ना, इंक्रीमेंट उसको कितना लग रहा है जी, 20% का। तो आपसे पूछा गया है फाइंड ही सैलरी, सैलरी आफ्टर 3 इयर्स, फाइंड ही सैलरी आफ्टर 3 इयर्स। तो इस तरीके से, ठीक है। तो करना कैसे है, देखो जी, 20% अगर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन बनेगी 6/5, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले साल क्या होगा, इतनी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है, पहले साल क्या होगा, इतनी सैलरी हो जाएगी उसकी, है ना। तो इसको मैं सोल्व नहीं करता, मैं ऐसे ब्रैकेट में रख लेता हूं कि 1 साल बाद की सैलरी उसकी ये है, ठीक है।
अब दूसरे साल क्या होगा, फिर से 6/5 इंक्रीमेंट लगेगा और वो 6/5 किसका होगा, इस पूरी वैल्यू का। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसका फिर से 6/5 कर देता हूं। ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं। ठीक है, अब तीसरे साल क्या होगा, जो फिर से इंक्रीमेंट लगेगा वो इंक्रीमेंट किस पे होगा, इस पूरी वैल्यू पे। तीसरे साल जो इंक्रीमेंट लगेगा वो इंक्रीमेंट किस पे लगेगा, इस पूरी वैल्यू पे, मतलब फर्दर इसका 6/5। ठीक है, फर्दर क्या होगा इसका 6/5। तो यही आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, कि भाई पहले साल क्या होगा, 12,500 का 6/5 होगा। ठीक है, दूसरे साल क्या होगा, जो पहले साल की सैलरी है उसका 6/5, और तीसरे साल क्या होगा, जो 2 सालों की सैलरी बनी है, 2 साल बाद की जो सैलरी बनी है उसका 6/5। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्दर क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12,500 ये 6/5 होगा और यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि देखो 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये ऐसे बनेगा, 12,500 ब्रैकेट में 1 + 1/5 की पावर 3। ये जो 6/5 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1/5। ठीक है, या फिर आप इस 1/5 को क्या लिख सकते हो, 20%। 1/5 क्या होता है, 20%। फिर से इस पे आ गए हम। ठीक है, फिर से मैंने इसको दोबारा से सोल्व करना शुरू कर दिया, रिवर्स चलना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू आई होगी कि 12,500 1 + 20/100 और पावर 3। क्लियर हो गया सभी को। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बनता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे कि कमेंट में भी एक बच्चे ने लिखा था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। ये देखो, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये क्या होता है, टाइम। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट की, P × 1 + R/100 की पावर T, कि 3 साल बाद जो अमाउंट मिलेगी वो किसके बराबर, सॉरी टी टाइम के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो किसके बराबर होगी, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर टी। ठीक है, तो यहां से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है कि ये जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है जी, सक्सेसिव इंक्रीज। यानी कि जो सक्सेसिव इंक्रीज, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, जो अभी हम सक्सेसिव इंक्रीज में सीखने वाले हैं। समझ रहे हो ना, सारे के सारे टॉपिक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यही चीजें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगी, यही चीजें आपको डिस्काउंट में मिलेंगी, यही चीजें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहो तो नोट कर लो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा सक्सेसिव इंक्रीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट स्टेप, बेटा लास्ट स्टेप कौन सा, ये वाला या ये वाला? अच्छा, लास्ट इक्वेशन। देखो जी, 12,500 6/5 को क्या लिख दिया, 1 + 1/5। 6/5 को क्या लिखा है, 1 + 1/5। और ये जो 1/5 है ये क्या होता है, 20%। 1/5 क्या होता है, 20%। 1/5 को 20/100 भी तो लिख सकते हो ना। ठीक है, तो 1 + 20/100 की पावर 3। अब ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो बहुत बढ़िया बात है, हमने करना भी नहीं है उसको याद। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपको याद नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सक्सेसिव इंक्रीज को करने के मेथड देखो क्या होते हैं। पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन सक्सेसिव इंक्रीज का है और कौन सा क्वेश्चन सिंपल इंक्रीज का है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। कि हमें कैसे पता चलेगा, परसेंटेज तो सेम ही होती है, तो सक्सेसिव क्या है और बिना सक्सेसिव के क्या है, कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। देखो जी, अगर तो ऐसे लिखा हो, कई बार तो इस तरीके से लिखा होता है कि मैंने किसी वैल्यू को इंक्रीज करा है 20% एंड 25% सक्सेसिवली।
या तो वो इस तरीके से लिख देता है कि मैंने किसी चीज को इंक्रीज किया 20% एंड 25% सक्सेसिबल, या तो ऐसे डायरेक्ट लिख देगा वो, ठीक है। या फिर क्या होगा, आपको वो ऐसे लिख देगा 20% प्लस 25%, 20% प्लस 25%। तो जो जो प्लस का साइन होता है, 2% में जो प्लस का साइन होता है उसे बोला जाता है सक्सेसिव। जो जो 2% में प्लस का साइन होता है उसको क्या बोला जाता है जी बच्चे, सक्सेसिव। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। आंसर आने शुरू हो चुके हैं, ध्रुव शाबाश, वेरी गुड। तो देखो जी, करने के इसके दो तरीके। पहला तरीका होता है जी फॉर्मूला, कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला इसका ये होता है जी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। पर्सनली बोला मैंने, ठीक है, जनरली नहीं बोला। मुझे पर्सनली ये फॉर्मूला बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल वैल्यूज में बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन अगर फ्रैक्शंस आ जाएं तो बहुत ज्यादा दुख देता है ये, ठीक है ना। तो पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, देखो जब भी 2% के बीच प्लस का साइन होगा ना, कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं करना कि मुझे ये ना बता देना कि 20% प्लस 25% भाई 45% हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हमेशा किस तरीके से किया जाता है कि फॉर्मूला लगाओ 20%, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है खैर, प्लस 20 इंटू 25 ओवर 100, ठीक है। उसके बाद सोल्व करो, 20 पंजे 100 और ये 5 से कैंसिल, तो 20 प्लस 25 45, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50। आंसर कितना आएगा 50%। मतलब ये जो 20% प्लस 25% सक्सेसिव होता है, इसका इफेक्टिवली कितना इंक्रीज होता है जी 50%। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है आपसे कि फाइंड इफेक्टिव इंक्रीज ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 3 सक्सेसिव इंक्रीजेस, और वैल्यूज आपको कुछ दे रखी होंगी। क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, पहले सीख लो, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है वो आपको बाद में कराता हूं, पहले सीख लो। तो एक तो हो गया फॉर्मूले के साथ इस तरीके से किया जाता है। दूसरा तरीका समझना क्या होता है जी, कि आपने किस तरीके से करना है कि भाई 20% इंक्रीज है, अगर ये 20% इंक्रीज है तो बच्चे फ्रैक्शन कितनी बनेगी 6/5, ठीक है। जो पहले करते आ रहे थे 20% क्या होता है 6/5, ऐसे ही अगर 25% इंक्रीज है तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी 5/4, ठीक है। 20% इंक्रीज है तो फ्रैक्शन बनेगी 6/5, अगर 25% इंक्रीज है तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी 5/4। और हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है, अगर आप अपना जो जिस पे आप नोट कर रहे हो, अगर आप पिछले वाला क्वेश्चन देखो जहां पे मैंने ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट्स बनाई हुई थी 6/5, है ना, ऐसे करके, याद हो अगर आपको, तो उसमें मल्टीप्लाई ही तो हो रहा था 6/5 हर बार, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा था, क्योंकि सक्सेसिव था। तो सक्सेसिव को अगर आपने सोल्व करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे मल्टीप्लाई। बस इसको आप सोल्व करो, ये देखो ये 3/2 बना ना, तो 3/2 का मतलब क्या होगा कि अगर 2 मेरे पास इनिशियल वैल्यू है तो 3 क्या होगी फाइनल वैल्यू, 2 अगर इनिशियल वैल्यू है तो 3 क्या आएगी फाइनल वैल्यू। तो कितना इंक्रीज हो रहा है 1/2 का, और वो 1/2 क्या होता है जी 50%। 1/2 क्या होता है जी 50%, ठीक है। अब देखो हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि यार ये तो आसान है, ये तो हम जल्दी कर लेंगे, और ये तो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। नहीं, नो डाउट सिंपल है, क्योंकि पहले आप यही करते आ रहे हो। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो इसका मतलब पिछला भी कुछ भी आपको समझ नहीं आया कुछ खास, ठीक है। तो ये चीज आप पहले भी करते आ रहे हो, बस थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा है। लेकिन अगर आपको मैं एक चीज बता दूं कि भाई देखो, अगर 3 आ जाए फ्रैक्शन, 3 अगर मेरे पास परसेंटेज वैल्यूज आ जाए तो 3 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फिर ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा और ये ऑटोमेटिकली लेंथी हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी जगह पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज लिख देता हूं तो फ्रैक्शंस वैल्यूज को ऐड करना और मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, पूरा सोल्व करके ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इससे अच्छा यही है कि हम कैलकुलेशन पे मत जाएं, मतलब इसको कांटा मारें और हम इससे क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अब आपको प्रॉपर समझ आएगा इसका, ठीक है। अब एक एक और समय ना आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपको इस तरीके से कह देगा, क्वेश्चन क्या बनता है कि फाइंड इफेक्टिव इंक्रीज
of 3 successive discounts, 3 successive increase 16.2/3%, कोमा 12.1/2%, कोमा 14.2/7%। इससे मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा इसका कोई भी, क्योंकि मैंने तीनों फ्रैक्शंस लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि बताओ इफेक्टिव कितना इंक्रीज हुआ होगा, 3 सक्सेसिव इंक्रीज हैं, 16.2/3% प्लस 12.2% प्लस 14.2/7%। अब मैं सिंपल से आपको एक बात बताऊं, इन दोनों को ऐड करना कोई आसान काम थोड़ी है। ऐड करने के लिए भाई बहुत टाइम लगेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का यूज करेंगे सिंपली। हमें पता है जी 16.2/3% इंक्रीज कितना बनेगा, 7/6। 12.2% इंक्रीज बनेगा 9/8 और 14.2/7% इंक्रीज बनेगा 8/7। अब पता चला आपको कि स्टार्टिंग में मैंने इस पे आपको इतनी मेहनत क्यों करवाई थी, क्योंकि बाद में क्वेश्चन करने में हमें क्या हो, आसानी हो। उसके बाद जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, जो कि लगभग आपका सारा ही हो जाएगा। तो ये बना है 3/2 पिछले क्वेश्चन की तरह, एक इंक्रीज हो रहा है 2 पे, तो आंसर आएगा 50%। सेकंड्स में क्वेश्चन निकल जाएगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। अगर तरीके से पढ़ा जाए ना तो हर एक चीज 10 से हर एक क्वेश्चन आपका 30 सेकंड 40 सेकंड में निकल सकता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सक्सेसिव इंक्रीज को किस प्रकार से सॉल्व करना है। 3 की जगह पे अगर 4 भी आ जाए 5 भी आ जाए मल्टीप्लाई करना बस आपने, और तो कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। 25% प्लस 16.2/3% प्लस 12.1/2%। बताइए इसका इफेक्टिव इंक्रीज कितना होगा। प्रॉपर आंसर देना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में मत बताना। प्रॉपर आंसर देना कि इसका क्या आंसर आएगा। 25% प्लस 16.2/3% प्लस 12.1/2%। शाबाश, जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा। सॉल्व करो इसको प्रॉपर। देखो आंसर शुड बी ग्रेटर देन 25%, इससे तो ज्यादा ही आएगा ना, तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से भी ज्यादा आंसर होगा इसका। तो देखो इस तरीके से होगा, 25% होता है 5/4, ये बनेगा 7/6 और ये बनेगा 9/8, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, जो कि ये शायद यहां से हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा आई थिंक, है ना। तो नीचे आएगा 64, ऊपर आ जाएगा 105, तो इंक्रीज कितना हो रहा है 41/64 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करना है मुझे। अब सॉल्व करने के लिए भाई थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे 4 के टेबल में खत्म हो जाएगा ये, है ना, 25। उसके बाद 41 इंटू 25 अगर मैं करता हूं तो ये बनता है 1025 अपॉन 16, यही बनेगा ना। हाँ जी यही बनेगा ना सबका। अब देखो जी इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 16 इंटू 6 होता है 96, 6 कैरी 16 इंटू 4 64 और 1/16%। आंसर आएगा 64 1/16%। सबके अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, सबके अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, शाबाश, कोई बात नहीं। भाई देखो कितना इंक्रीज हो रहा है जी,
41 इंक्रीज, देखो पहले 64, 3 इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया 105, तो 41 का इंक्रीज हुआ 64 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो आंसर क्या रहेगा इसका, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर रहेगा 64 1/16%। हर बार थोड़ी छोटी छोटी वैल्यूज आएंगी, कई बार बड़ी वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो टेबल 20 तक याद कर लो, तो आंसर आएगा 64 1/16%। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे जी आपने इंक्रीज करा है, ठीक है, जैसे हमने ये चीजें इंक्रीज करी हैं वैसे ही ये चीजें डिक्रीज भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे आपने परसेंट इंक्रीज करा है वैसे ही क्या होगा, डिक्रीज भी होगा, सक्सेसिव डिक्रीज। तो कैसे करना है देखो वो भी, अब मैं आपको ये इसका फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको सीधा डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं। कि मान लो अगर इस तरीके से आ जाए कि डिक्रीज करना है मुझे 20% प्लस 25%, सॉरी, कि अगर मुझे डिक्रीज करना है 20% प्लस 25%, तो कैसे करेंगे देखो, डिक्रीज है तो फ्रैक्शन भी कौन सी होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज फ्रैक्शन, अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज फ्रैक्शन, ठीक है। तो 20% का डिक्रीज फ्रैक्शन कितना होता है जी, 4/5। 20% का डिक्रीज फ्रैक्शन कितना होता है, 4/5, और 25% का डिक्रीज फ्रैक्शन कितना होता है, 3/4। तो भाई ये हो गया कैंसिल, तो कितना बचा, 3/5 बचा। तो 3/5 का मतलब क्या होता है कि अगर इनिशियल फ्रैक्शन 5 है, अगर इनिशियल फ्रैक्शन हमारे पास 5 है, तो 2 डिक्रीमेंट के बाद फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, 3। फाइनल वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 3 बन जाएगी। तो कितना डिक्रीज हुआ, 2 का डिक्रीज हुआ कि नहीं, आउट ऑफ 5। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा आपका 40%। बस ऐसे इंक्रीज में ऐड करते हो, वैसे डिक्रीज में क्या करना है आपने, माइनस करना है ऊपर। बाकी सारा सेम है, देखो कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप फ्रैक्शंस याद कर लो दैट्स इनफ, बहुत है वो, ठीक है। तो चलिए अब देखो जी, जैसे ये सक्सेसिव डिक्रीज है ना, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के, आपको ऐसे क्वेश्चन किसके मिलेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के। मेरी नजरों में डिक्रीज और डिस्काउंट में कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिकल टर्म्स में डिक्रीज एंड डिस्काउंट इज सिमिलर, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट देखो किस तरीके से निकालना हमने, तो चलिए देखो, आप कह रहे हो कि परसेंटेज में प्लस के साइन से कंफ्यूज करते हो। देखो बच्चे, जो प्लस का साइन होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है सक्सेसिव को, प्लस का साइन सक्सेसिव को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीप्लाई होती है हमेशा, ठीक है। चलिए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, देखो आपको क्या बोल देगा क्वेश्चन, किस तरीके से आता है कि फाइंड इफेक्टिव डिस्काउंट फाइंड आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, और ऐसा कुछ लिखा होगा, मान लो कोई डिस्काउंट है हमारे पास, कुछ 25% लगा लो, प्लस 33 1/3% लगा लो, प्लस 10%, कि बताओ इनका इफेक्टिव डिस्काउंट क्या रहा होगा। आपने ऐसा प्लस वाला साइन काफी देखा होगा, कई ब्रांड्स में ऐसा होता है कि 50% डिस्काउंट प्लस 10% एक्स्ट्रा, है ना। जहाँ फिर फ्लिपकार्ट पे जाके देखो ऐसा होता है 40% डिस्काउंट प्लस 10% एक्स्ट्रा ऑन एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड्स, इस तरीके से, है ना। तो जो प्लस 10% एक्स्ट्रा वो बोलते हैं ना, वो होता है सक्सेसिव, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर पहले 40% डिस्काउंट है तो 10% एक्स्ट्रा है तो 50 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो सक्सेसिव होता है। तो सॉल्व कैसे करना है हमने, कि 25% है, अच्छा खुद करके दिखाओ सॉल्व एक बार, सारे आंसर दो इसका, इसका क्या आंसर रहेगा फटाफट बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो मैं चाहता हूं कि हर कोई पर्सन इसका आंसर निकाले, शाबाश। अब सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी करूंगा, कुछ आप भी करोगे।
रुचि कह रही है सी सेट के लिए कोई बुक बता दो। बच्चे बुक की कोई जरूरत नहीं है आपको कोई खास ना, अभी आप असाइनमेंट्स करते रहो, मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा आपका जब बेस बन जाएगा ना, मैं आपको खुद रेफर करता रहूंगा जो जो आपको चाहिए होगा, टेंशन मत लो आप। क्लास में आपके रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट होंगे, ठीक है, आपके जो टेस्ट सीरीज भी होगी आपके पास, उसके क्वेश्चंस भी होंगे, तो अलग से प्रैक्टिस करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखो ऐसे होगा, ये 25% होगा 3/4 इंटू ये 2/3 होगा इंटू 9/10। इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी कैलकुलेट करने की, फ्रैक्शंस आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि फटाफट आंसर देते रहो आप, ठीक है। तो फटाफट सोल्व करते हैं। तो ये क्या बना मेरे पास 9/20, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 11 से डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 55%। आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का जी हमारे पास 55%। नहीं बेटा नहीं, 25% 3/4 होता है। 25% डिक्रीज करना है ना, माइनस करना है, प्लस नहीं करना, ठीक है, माइनस करना है, प्लस नहीं करना है आपको। हाँ जी विद्यासागर, क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे फ्रैक्शन की स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, हाँ पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। जैसे आपने 11%, 11/4% है, 11 1/4% है, ऐसे उसकी होगा, फ्रैक्शन निकालनी है, ये तो है उसको 11/9%। 11 1/9 कर लो सर। तो जैसे 11 को 100 पे डिवाइड कर दो सीधा ही, 1/9 की करने की जरूरत ही नहीं है, तो 9 आ गया ना सर, ज्यादा से ज्यादा 9 वैल्यू आ गई। तो वो 9 वैल्यू आ गई, वो मतलब नीचे 9 आ गया, ऊपर जितना बढ़ाना है वो बढ़ा लीजिए आप, जितने परसेंट इंक्रीज होगा। मैं समझा नहीं सर आपकी बात, क्या कह रहे हो? सर जैसे 11 इंटू 1/9% बढ़ना है, हाँ तो ये बढ़ गया, सीधा 100 पे 11 को डिवाइड कर दो तो 9 हो गया ना सर। हाँ जी, तो वो 10/9% बढ़ गया सीधा ही, 1/9 का जरूरत ही नहीं है। मैंने सभी क्वेश्चन ऐसे ही करके देखे हैं, जैसे फ्रैक्शन वाले हैं, तो वो ठीक आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। अच्छा एक और करके दिखाना फिर इसी बात से। इसका आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग फिर? सर इसका आएगा 2/3, सर इसका आएगा 3/2। तो गलत हो जाएगा ना वो, हाँ जी 3/2। तो 3/2 गलत होगा ना बच्चे फिर? नहीं इंक्रीज का सर, इंक्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, किनकी? इंक्रीज की, कि अगर 37.5% इंक्रीज होता है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो बच्चों, आप जो कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट है कि ये 1/9 ही आ गया यहाँ पे आपका। ओके। इसको छोड़ के एक 33 1/3 को छोड़ के और एक 9 1/11 को छोड़ के, बाकी सब पे गलत आएगा आंसर। अब करके देखो, आप 16 2/3 का करके देखो कितना आंसर आ रहा है आपका। तो ये आपका गलत रहेगा, 12 1/2% पे भी आपका गलत रहेगा, सही आ ही नहीं सकता जैसे आप बता रहे हो। सर इसका आएगा 16 इंटू 2/3 का 7/6 आएगा, अगर इंक्रीज होता है तो। कितना कितना आंसर आएगा? 7/6 अगर इंक्रीज होता है तो। इंक्रीज पे क्यों ऐसा क्यों आया है? क्योंकि फ्रैक्शन 1/6 बनी है ना इसकी, क्योंकि फ्रैक्शन 1/6 है ना। अच्छा आप कोई और लीजिए सर, उसमें भी सेम ही आ रहा है। उसमें कैसे सेम आएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रहे हो। ये देखो ना, अच्छा एक और करके देखो, मुझे आंसर बताना है इसका क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा प्रूव कर लूं आपको। क्योंकि जो आप कर रहे हो वो एक बिल्कुल ब्लाइंड गैस है वो, सर और वो हर कई जगह ठीक हो रहा है, मैं 6/5, मानता हूँ आपकी बात। इसका क्या आएगा? 6/5 आ रहा है सर इसका। इसका 6/5। बेटा जो 6/5 होता है ना, वो 20% का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सॉरी 20% का होगा है ना, हाँ क्योंकि ये होता जी। है, तो इसका तो हो नहीं सकता फिर ये, ओके है ठीक है ना। सर। ब्लाइंड गैस नहीं, फ्रैक्शन सारी याद कर लेना, ये मैंने कराई हुई है लेक्चर 2 में, सारी फ्रैक्शंस करवाई हुई है। फ्रैक्शंस को याद कर लेना बस, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। म्यूट कर लेना अपना थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। म्यूट कर लेना बस।
और किसी का कोई डाउट? हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए, और अगर कोई डाउट है ना, देखो Q&A में डाल दो, ठीक है। हाँ जी प्रभजोत, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो आप, ये बताओ मुझे। चलिए छोड़ो, अब चैट करना बंद करो सारे के सारे, नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करके देखो, जो सक्सेसिव डिस्काउंट का ही होगा, ठीक है, वो भी कि आपको इस तरीके से बोल देगा कि मैंने क्या किया, दो डिस्काउंट दिए आपको, 20%, 25% और 20% का, ठीक है, ये दो डिस्काउंट मैंने आपको दे दिए। तो बताओ तीसरा कौन सा डिस्काउंट दूं, तीसरा कौन सा डिस्काउंट दूं कि जो इफेक्टिव डिस्काउंट है, जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो हो जाएगा मान लो कुछ 50% या फिर 60%, थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि मैंने देखो तीन डिस्काउंट देने आपको सक्सेसिव, एक दिया 25%, एक दिया 20%। तो बताओ तीसरा कौन सा मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, तीसरा कौन सा मैं आपको डिस्काउंट दूं कि जो इफेक्टिव डिस्काउंट है वो कितना हो जाए आपका 60%, ठीक है। इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाए आपका जी 16%। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा, फटाफट आंसर दीजिए। बाकी देखो अगर आप कोई मेथड निकालते हो ना तो शेयर करो, बहुत अच्छी बात होती है, मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी कि अगर आप खुद से कोई मेथड बनाते हो, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आप कुछ मेथड बताओ और मैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी उससे। बढ़िया बात है, जो आप अगर कुछ नई चीज लेके आते हो तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। हम यही तो है, डिस्कशन हो रही है बस एक, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हो, हम एक डिस्कशन कर रहे हैं मैथ के ऊपर। जितनी ज्यादा डिस्कशन करोगे उतना अच्छे तरीके से कर पाओगे इसको, ठीक है जी। कंफ्यूज मत होना कोई भी, आप किसी के भी दिमाग में अगर कोई चीज आती है तो वो शेयर जरूर करें। आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर वो सही होएगी तो मैं सही बोल दूंगा, अगर उसमें कोई कमी होएगी तो करेक्ट हो सकती है वो, ठीक है जी। बाकी जो मेरी अभी इनसे डिस्कशन हो रही थी ना, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कहीं भी नहीं लगेगा, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस पे उनका यूज हो सकता है, लेकिन हर एक पे नहीं। बस दिक्कत वही है कि जिस पे अगर उसका यूज नहीं हो रहा, अगर उस पर भी गलती से कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना कि किस पे यूज होना और किस पे नहीं होना है। इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, देखो यहाँ पे 10%, 33 1/3%, 16 2/3%, तो आंसर शुड बी सिमिलर ना। ध्रुवप्रीत ऐसा करो, Q&A में अपना डाउट लिख दो फटाफट। वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, हरमन हरमन ध्यान से समझो, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है वैल्यू डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी उसके ऊपर जो डिस्काउंट होगा उसे बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट नहीं। ये जो इफेक्टिव डिस्काउंट है ना, इसको बोला जाता है टोटल डिस्काउंट। इन तीनों डिस्काउंट्स का जो सम होगा उसे बोला जाएगा इफेक्टिव डिस्काउंट।
तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। सोल्व करने का तरीका देखो सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। 20% अगर डिस्काउंट होता है तो 3/4 बनेगा, सॉरी 25 पे 3/4 बनेगा, 20% पे 4/5 बनेगा। और एक्स का तो मुझे पता ही नहीं है, एक्स का तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसे ही देखो अगर 60% ओवरऑल डिस्काउंट होता है तो 60% डिस्काउंट का फ्रैक्शन कितना बनेगा? देखो जी 60% होता है जी 3/5। अगर आप सोल्व करोगे 60/100 तो 3/5 होगा। तो 5/3 का डिस्काउंट तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 2/5। 5/3 का डिस्काउंट तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 2/5। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड बाय 2/5। समझ आ रहा है सभी को? बस x की वैल्यू निकालनी है अब हमने। अब आगे कोई काम नहीं करना, बस आपने क्या करना है? अब x की वैल्यू निकालनी है फटाफट। देखो कितनी आ रही है x की वैल्यू, सॉल्व करके करने की कोशिश करो। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही है 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या होता है कि अगर 3 रुपए कोई वैल्यू है तो उसमें कितने का डिस्काउंट लगा? 1 रुपए का, और वो कितनी होगी? 2। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1/3। और ये जो 1/3 होता है वो होता है जी 33 1/3%। 1/3 क्या होता है? 33 1/3%। समझ आ गया सभी को? मैंने इसके फ्रैक्शन लिखा, जैसे 25% होता है 1/4, तो डिस्काउंट लगाने के बाद 3/4, 20% डिस्काउंट लगाने के बाद 4/5। एक्स का पता नहीं तो एक्स ही है। 60% डिस्काउंट क्या होता है? 3/5, और डिस्काउंट लगने के बाद कितना हो जाएगा? 2/5। तो 2/5 लिख दिया यहाँ पे। एक्स की वैल्यू आ गई 2/3। 2/3 का मतलब क्या है कि 3 रुपए की चीज है और 2 रुपए की बाद में होगी तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 3 पे। तो 1/3 क्या होता है जी? 33 1/3%, या फिर 33.33%। ठीक है जी? तो कोई इशू नहीं है, मैं ऐसा करूंगा अभी जब क्लास खत्म होएगी, क्लास के बाद ग्रुप में फिर से एक बार फ्रैक्शंस की जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजी थी वो मैं फिर से भेज दूंगा एक बार। जिनकी आज पहली क्लास है वो लेक्चर 1 2 3 4 देख ले मैथ का, क्योंकि ये मैथ का 5th लेक्चर है। सॉरी 5th नहीं है, 7th लेक्चर एक्चुअली। 1 2 3 5 मैथ का ये 7th लेक्चर है। तो वो कोशिश करना पिछले 6 लेक्चर्स एक एक दिन में देख लें, ठीक है? बट नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सेकेंड लेक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए। नहीं बेटा x/100 नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना सबको, इसलिए x/100 नहीं लिखा मैंने, x ही मान लिया। पूरी पूरी की पूरी इसको पूरे x% को ही मैंने x मान लिया। ठीक है? परसेंट मैंने बाद में लिख लिया ना, गुना 100 मैंने बाद में किया है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अब डेली एक बार पढ़ लिया करो फ्रैक्शंस को, याद खुद ही हो जाएंगी। देखो परसेंटेज खत्म हुआ ना, अभी जब हम नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे उसमें भी फ्रैक्शंस आएंगी, सिंपल इंटरेस्ट में फ्रैक्शंस आएंगी, कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्रैक्शंस आएंगी। ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये आपके घर के रास्ते की तरह है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना फ्रिक्वेंटली चलोगे कि खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है? एक सेकेंड रुक। हाँ जी बोलो। सर गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। सर मैंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x/100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ 100 - x/100 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ x ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈल्यू हैगी है। ये देखो ना, हाँ सुनो, ये जो x आपने ये बोला ना 100 - x/100 करना, गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन ये जो माइनस प्लस वाला काम है ना, ये आप एंड में करो। ये देखो मैंने यहाँ पे माइनस करा हुआ, 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो गया। मैं अगर यहाँ पे आप ये चीज लिखोगे ना तो ये काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, देखने में लग रहा है ये टाइम जरूर ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ पर सर हाँ सही गल, आंसर सेम है। ठीक है जी, ठीक है। टाइम मेन बात है, टाइम क्या है ना। हाँ जी हाँ ठीक है सर, बाकी तो सही है। हाँ थैंक ठीक यू। है जी, म्यूट कर लेना। ठीक है सर। ओके जी, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है? तो आज की क्लास में हमने कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, और सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है? अब जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, अब होमवर्क देख लो अपना, जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें क्या करना है आपने, पहले 20 क्वेश्चन करने हैं। जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें आपने पहले 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? और एक चीज और ध्यान रखना, जिसका डाउट होगा प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दे। ठीक है? जिसका डाउट होगा वो मुझे क्या कर दे? व्हाट्सएप कर दे। मैं क्या करूंगा, आपके डाउट देखता रहूंगा और ग्रुप में
दोनों ग्रुप्स में आपका डाउट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 13th क्वेश्चन मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, ये 13 क्वेश्चन अगर सबका डाउट होगा, अगर 5-6 लोगों का एक ही डाउट आ गया, तो मैं क्या करूंगा कि आपको पर्सनली तो भेजूंगा ही भेजूंगा, और यही 13th क्वेश्चन का जो है वो शेयर कर दूंगा आपके उसमें व्हाट्सएप में भी, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी, ताकि अगर किसी और का शेयर होगा डाउट होगा तो वो भी वो देख लेगा उसमें, ठीक है जी। क्लियर है? मैं अपना नंबर बता दूं आपको, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। बस मैं ये चाहता हूं कि जब कल हम क्लास में आए दोबारा, तो पहले 20 क्वेश्चन सबको आते हो असाइनमेंट के, ठीक है। हाँ जी, देखो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, ठीक है, तो आप वो देख लेना। बिफोर क्लास बेटा 7 बजे तो क्लास ही शुरू होती है, कोई बात नहीं, पहले 10 से 15 मिनट हम डाउट ले लेंगे जैसे हम पहले करते थे, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर सारे आंसर देने की। अब तो मिटा दिया बेटा एक्स की, ये था ना, कुछ इस तरीके से था शायद, यही था ना शायद। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया था, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू रही 2/3, ये 3 नीचे आ गया ना, इसलिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है, विद इन हाफ एन आवर, और पोर्टल पे इसी लेक्चर के साथ आपको अटैच्ड मिल जाएगी। जब ये लेक्चर अपलोड होगा, जब भी 5 या 6 घंटे बाद आपको ऑफलाइन भी ये लेक्चर देखने को मिल जाएगा, तो उसके साथ ही आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, अटैच्ड मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।